नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा, आरजेडी कार्यालय में हैं और मेरे सामने हैं एजाज अहमद। उनसे हम पूछते हैं कुछ प्रश्न जो बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारी भूमि में। बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न ये है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह उठापटक चल रही है, चाहे सरकार में हो या फिर सड़कों पर लोगों का निकलना, ट्रक ड्राइवर्स का, इन चीज़ों को किस रूप में देखते हैं सर आप? देखिए, कहीं कोई उठापटक नहीं है। हाँ, ट्रक ड्राइवर वाले मामले में क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो निरीह हैं, उनको तंग करने की नीतियाँ अपनाती है या उनके लिए कोई ऐसा लॉ लाती है, जो उनके हित में नहीं होता है या समाज के हित में नहीं होता है। इस तरह की नीतियों के कारण पूरा किसान आप देखे होंगे सड़कों पर थे, महिलाएँ सड़कों पर थी और अब ट्रक ड्राइवर सड़कों पर हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं विपक्ष को अलग रख करके ये काला कानून बनाया ट्रक ड्राइवरों के लिए हिट एंड रन मामले में, ये कहीं से उचित नहीं था। और इस मामले में जो आपने कानून बनाया उसके परिप्रेक्ष्य पर कभी चर्चा नहीं की या उसके संदर्भों पर कहीं चर्चा नहीं की, जिसके कारण ट्रक ड्राइवर असमंजस की स्थिति में है। आपने उस कानून में प्रावधान किया है कि आप अगर कोई एक्सीडेंट कर देते हैं तो रुक करके उस परिवार को या उस व्यक्ति को आप अस्पताल तक पहुंचाने का काम करें, पुलिस को सूचना देने का काम करें। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो क्या एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर वहां पर उपस्थित रहे और उसको मॉब लिंचिंग नहीं हो या उसके साथ कोई घटना नहीं हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले उसके परिप्रेक्ष्यों पर अगर सोच ली होती, तो इस तरह का स्थिति या परिस्थिति पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जिस तरह से किसानों के लिए 3 काला कानून लाया था, उसकी किस तरह से हाय तौबा मचाने के बाद केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा, माफ़ी माँगना पड़ा किसानों से। उससे पहले आपने देश के अंदर जो सीएए या अन्य मामले लाने का काम किए। आपने विदेशों से आए हुए किसी को अब तक भारत की नागरिकता नहीं दी, लेकिन आपके द्वारा जिस तरह से कहीं न कहीं नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसके कारण लगभग 10 लाख से ऊपर लोग विदेशों में जाकर के भारत छोड़ कर के बस रहे हैं। ये आपकी नीतियों का परिणाम है। ये भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी समाज को, देश को कहाँ पहुँचा रही है, ये समझने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये एक बात और भी है कि भाजपा ने ज़रूर कहा है, रोज़गार एक प्रमुख मुद्दा है जिस कारण की समस्या नहीं हल होने को लोग भाग रहे हैं। अ, मेरा ये सवाल ये भी है कि जब मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया और नहीं की, तेजस्वी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने भी वादा किया है 10 लाख रोज़गार देने का। इसमें कहाँ तक सफल हो पाई है? देखिए, हम वादा नहीं किए हैं, हम संकल्पों को पूरा किए हैं। हमने जो 10 लाख नौकरियाँ, 10 लाख रोज़गार की बातें की, उसमें 5 लाख के करीब हमने नौकरियाँ दे दी हैं। आप अकेले आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से 2.5 लाख के करीब नौकरियाँ दी जा चुकी है। 13 को नियुक्ति पत्र 1.25 लाख के लोग करीब लोगों को मिलेगा। इससे पहले 1,20,000 को हमने दिया नियुक्ति पत्र। एक मुश्त नियुक्ति पत्र देने वाला बिहार पहला राज्य है देश में, इतिहास में नाम दर्ज करवाने का काम किया है। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुमलाबाजी करते हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ दिव्य सपना लगता है, लेकिन हमने हकीकत में करके दिखाया। हमने नफ़रत के खिलाफ रोज़गार परक, नौकरी परक राजनीति को नया आयाम दिया। और अब तो उत्तर प्रदेश के छात्र भी यहाँ आकर के जो नियुक्ति पत्र लिए, उन्होंने कहा कि जोगी मॉडल बुलडोज़र और धर्म और भरम में रखने वाली राजनीति का कहीं न कहीं आकार लिया है। जबकि बिहार ने जो नफ़रत के खिलाफ रोज़गार और नौकरी के वादे किए थे, उसको अमल में लाने का काम किया, उसको पूरा किया है। तेजस्वी जी का संकल्प था 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियाँ दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया था कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे, तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोज़गार। और 10 लाख रोज़गार के मामले में ये है कि हमने प्राइवेट कंपनियों में विभिन्न जो चाहे नियोजित मेला हो, चाहे अन्य
मामले हों, उसके माध्यम से हमने प्राइवेट कंपनियों में लोगों को करीब 1 लाख से ऊपर समायोजित करवाया और अपने कारोबार शुरू करने के लिए अन्य स्टार्टअप के लिए हमने 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उसमें 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख 1% ब्याज के दर पर हम देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा अचीवमेंट है और इससे न सिर्फ रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार देने वाले लोग बन रहे हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को हमने सरजमीन पर उतारा है और वो जुमलाबाजी करते ही अंतर हमारे उनमें है। अभी 40 दिन से लगभग दिव्यांग बच्चों के शिक्षक हड़ताल पर हैं और उनका मांग है समायोजन कर लेना चाहिए हमको। मात्र 900 समथिंग या 1000 के अंदर उन लोगों का संख्या है। तो इस पर सरकार क्या पहल कदमी ले रही है? बताएँगे? देखिए, हमारी सरकार का संकल्प है कि जो नौजवान बेरोज़गार हैं, उनके चेहरे पर खुशियाँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, उनके परिवार का बेहतर भविष्य, इस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा हो या अन्य, सभी को हमने जो सरकार के स्तर से उनके लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उसमें हम काम कर रहे हैं। और जो ये दिव्यांग का मामला आप बता रहे हैं, तो इसके संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और जल्द ही इन लोगों के लिए भी बेहतर सोच के साथ जो हम उनको समायोजित करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखेगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी, उनके परिवार का भविष्य बेहतर दिखेगा और जो हमारी सरकार का संकल्प है कि युवाओं के चेहरे पर मुस्कान, बिहार बढ़े आगे, इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से हमारी सरकार इन संकल्पों को पूरा करेगी। मेरा सर अगला सवाल होगा अ, इंडिया गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन के जितने भी मुख्य नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हों या नीतीश कुमार हों या अरविंद केजरीवाल हों या राहुल गांधी खुद भी हों, इन तमाम नेताओं पर सीबीआई, ईडी और अन्य तरह के दबाव बढ़ रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। इससे कैसे लग रहेंगे आप लोग सर? देखिए 2014 में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी दलों को निशाने पर रखा जा रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है और आप देख रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो या अन्य एजेंसियां हो, इसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद अब तक जो सीबीआई, आईटी या ईडी की छापामारी हुई है, उसमें 95% विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता या उनके समर्थक या उनके चाहने वाले लोगों पर ही छापेमारी की कार्रवाई की गई और जिनको भी पकड़ा गया, उनका कन्विक्शन रेट रहा 0.05%। इसी समझ लीजिए कि मामले कोर्ट में जब जाते हैं, तो ठहर नहीं पाते हैं। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का स्पष्ट नमूना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उस वक्तव्य को याद कीजिए जब उन्होंने कहा था एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी और अजीत पवार के संबंध में कहा था कि सबसे देश का भ्रष्ट व्यक्ति है। उसी भ्रष्ट व्यक्ति को 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी अपने वॉशिंग मशीन में लाती है। उनको वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार से शिष्टाचार और सदाचार का रूप देती है। ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं, नहीं, जनता सुनिए समझ ना, सुन लीजिए ना। और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके ऊपर जो भी आरोप थे, सबको वापस ले लेती है। ये है इनका राजनीतिक भ्रष्टाचार पर दोहरा पैमाना। इनकी सोच है कि जो हमारे साथ आ जाए, वो सदाचारी हैं, शिष्टाचारी हैं। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे लोग जब विपक्ष में थे, तो इन पर लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी का कार्रवाई चल रहा था। लेकिन जैसे ही भाजपा के जो वॉशिंग मशीन है उसमें गए, उसके बाद से सारी कार्रवाइयाँ बंद हो गई। यह स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में अपने लोगों को बचाती है, विपक्षी दलों को फँसाती है। यही इनकी नीति है और इस नीति के कारण आप देख रहे हैं लगातार, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अन्य लोग हों, उन पर किस तरह से मामले चलाए जा रहे हैं या उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से चाहे जितना भी आप प्रयास कर लो, आने वाले समय में आप
इन एजेंसियों का इस्तेमाल जो राजनीतिक हित में करना चाहते हो, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि देश की जनता अब समझ चुकी है कि आप किस तरह की राजनीति करते हो। इससे लड़ेंगे कैसे? निपटेंगे कैसे इससे सर? देश में न्यायिक व्यवस्था है नहीं, न्यायालय पर भरोसा है और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कन्विक्शन रेट है 0.05%। इसी समझ लीजिए कि मामले जब कोर्ट में नहीं टिक पाते हैं, तो ये जनता की अदालत में बदनाम करने के लिए इस तरह की राजनीति का कहीं न कहीं जो नियोजित इनकी सोच है, उसके तहत इस तरह का काम करते हैं। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर लें, अब देश और देश की जनता इनके इन प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। सर मेरा अंतिम सवाल होगा, 24 के चुनाव के आपके केंद्रीय मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है देश की जनता का। देश की जनता चाहती है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। देश की जनता चाहती है हम दो हमारे दो की नीतियों से देश छुटकारा मिले। जिस तरह से 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले यही लोग फ़ायदे में हैं। बाकी 80 करोड़ जनता को आपने 2 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया। और आप स्वयं कहते थे कि अगर हम गरीबी रेखा से लोगों को निकाल नहीं पाए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफ़सोस की बात है कि आपने अपने फ़ोटो वाला झोला 80 करोड़ जनता के हाथों में थमा दिया है। उनको उनकी सोच को समाप्त कर दिया है। ये आपकी सोच है और इस तरह की राजनीति से अब देश की जनता ऊब चुकी है। देश की जनता महँगाई से छुटकारा चाहती है। देश की जनता और देश का छात्र जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से आपने उच्च शिक्षा में दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बच्चों को आगे नहीं पढ़ सके, इसके लिए जो नीतियाँ अपनाए हैं, उन नीतियों के खिलाफ सभी लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं। आपने नौजवानों को रोज़गार की जगह नफ़रत का जो औज़ार थमा दिया है, उससे नौजवान अब छुटकारा चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में जिस तरह से इनके सांसद, इनके लोग संलिप्त रहते हैं, उनको बचाने के लिए इनका किस तरह से मामला चलता है, ये स्पष्ट रूप से दिखा। जब बीएचयू में आईटी सेल के इनके लोग पकड़े गए और वो भी वो लोग जिनका प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो है, जिनका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फ़ोटो है, जिनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो है, ना जाने कितने बड़े नेताओं के साथ उन लोगों का संपर्क रहा था। वो लोग बीएचयू में उस बच्ची के साथ प्रताड़ना और उस बच्ची के साथ अत्याचार की घटनाएँ किए और उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन थैंक्स टू कोर्ट जो सारे लोग पकड़े गए और स्पष्ट रूप से चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, जनता और जनता की अदालत में और न्यायिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी जनता को अब भ्रमित नहीं कर सकती है। जनता के बीच से जो आवाज़ निकल रही है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अब जनता का विश्वास नहीं रह गया, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए आने वाले समय में 2014 वाले 2024 में ये थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने 14 के चुनाव में केंद्रीय मुद्दा बेरोजगारी और भाईचारा को बनाया है और इस मामले में देखते हैं आगे 24 में क्या होता है। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। समरभूमि से रोहित शर्मा।